हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है उसके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के मूलभूत एवं तात्कालिक कारक क्या थे? तो इसको जान लेते हैं। राजनीतिक कारक। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में अंग्रेजी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। झांसी का राज्य भी इसी कारण अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। सेकंड नंबर पर हो जाता है अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे मुसलमान तथा अन्य शासक रुष्ट हो गए। थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान शौकत छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ नंबर पर हो जाता है पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधि समाप्त कर दी गई। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी व अवहेलना करती थी। ये प्रणाली भारतीयों को अत्यधिक खर्चीली, पेचीदा तथा अवधि पूर्ण यानी लंबी प्रक्रिया लगती थी। सेकंड जो कारक हो जाता है धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार। मिशनरियों ने भारतीय जनता को ईसाई बनाना चाहा था। वो अपनी मर्जी से उन्हें धर्म जबरदस्ती उनको धर्म स्वीकार करने के लिए कहते थे। जातिवाद की उपेक्षा। रेलवे तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ से जातिवाद मानने वाले भारतीय ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना और पढ़ना धर्म में हस्तक्षेप समझा। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सैनिकों को तो कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। उनके गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी जिससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए। फोर्थ नंबर पर हो जाता है अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सैनिक कारक। भेदभाव नीति। सेना में भारतीय सूबेदार तथा वेतन नए यूरोपीय रंगरूट से भी कम था और भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर कम थे। परेड में भारतीय सैनिकों के सम्मान को कुचला जाता था। रियासतों की सेना समाप्त कर दी गई। इससे अवध के सैनिक बेकार हो गए। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वरूप का दर्जा मिला तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशियों के समान ही हो। भाषा यानी भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन हो जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाता है विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विविधता में एकता से अभिप्राय। हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाओं, धर्मों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा परंपराओं में अनेक विविधताएं हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी भारत के लोगों में पारस्परिक प्रेम, त्याग एवं भाईचारा दिखाई पड़ता है। संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। भारतीय संविधान में इस विविधता में एकता रखने का संकल्प व्यक्त किया गया और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के एवं देश के पिछड़े, निर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई। विविधताओं के होते हुए भी संविधान के प्रावधान भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक रहे, अर्थात विविधताओं में एकता निहित है। क्वेश्चन आपका हो जाता है भारत की स्थिति, विस्तार एवं महत्व को समझाइए।
स्थिति। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से ये भूमध्य रेखा के उत्तर तथा देशांतरीय दृष्टि से ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। ये उत्तर में 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश इसे लगभग 2 समान भागों में बांटती है। भारत का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में इंद्राकोल से लेकर दक्षिण कोर तमिलनाडु राज्य में अंतर्द्वीप के निकट स्थित है। देश का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का एक पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में भुज जिले में कच्छ का रण क्षेत्र है, जबकि सुदूर पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का पूर्वी भाग है। आकार एवं विस्तार। भारत की जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां विशाल देश है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम ऊंचाई 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह भारत के अंग हैं। दोनों द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। को आंसर हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति का नया ढांचा, मुद्रास्फीति, नियोजन, वित्तीय संघवाद और बाहरी क्षेत्रों के बदलाव के साथ साथ जीएसटी के कार्यान्वयन के चलते पिछले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। खाद्यान्न के प्राथमिक उत्पादों को उनकी उपज की उचित कीमत प्रदान करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है सारे देश में सरकारी नियंत्रण वाले केंद्रों तथा उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को रोजगार मिलना संभव नहीं यानी कि असंभव है। अशिक्षा भी बेरोजगारी का एक कारण है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या की यानी मृत्यु दर कम है और जो जनसंख्या बढ़ रही है वो स्पीड में बढ़ रही है, प्लस जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आप रोजगार है वो नहीं उपलब्ध है, इसलिए ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। और एक कारण अशिक्षा का भी हो जाता है कि अपने देश में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर, क्योंकि लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर करेंगी ही क्या, है ना। तो इस तरह से क्या, और जब देश को आगे बढ़ाना है तो जब लड़के और लड़कियां सभी शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी देश की उन्नति हो पाएगी। तो इस तरह से हो जाता है, ये कारण आपके महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं। भारत में आतंकवादी घटनाओं के 3 ज्वलंत उदाहरण दीजिए। मुंबई बम विस्फोट एवं ताज होटल कांड, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आक्रमण और गोधरा ट्रेन कांड, ये हो जाते हैं। गरीबी दूर करने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। गरीबी दूर करने के लिए भारत में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम,
IRDP गरीबी निवारक कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये हो जाता है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो खनिजों के विवरण का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति की तरफ से जो हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वो प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जल, पर्वत, खनिज तेल आदि हो जाते हैं। भारत में बॉक्साइट का वितरण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। भारत में मैग्नीज का वितरण ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सांप्रदायिकता 2018, जातिवाद, गरीबी, साक्षरता दर, आतंकवाद। अब देखिए ये 2018 में आया हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विविधता में एकता। तो समझ लेते हैं सांप्रदायिकता को। सबसे पहले सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोभावना है जो एक धर्म या संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के हेतु पाई जाती है और उसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हो जाता है। सांप्रदायिकता की भावना लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत है। वास्तव में मानव की यह प्रवृत्ति उसे बर्बर समाज में प्रवेश कराती है। धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म समभाव पर लोकतंत्र आधारित होता है। हमारे देश में सांप्रदायिकता के कारण ही सामाजिक विकास बाधित होता है। जातिवाद, संसार के समस्त देशों में जातिवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप हुई है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, किंतु बाद में इसका आधार जन्म हो गया। आधार में जाति व्यवस्था श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। लोग अपना जातिगत कार्य पूर्ण कौशल के साथ करते थे, जिससे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। स्वाधीनता के पश्चात जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता की भावना का समावेश हो गया, जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, गरीबी। गरीबी का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संसाधनों की कमी से भी गरीबों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अफ्रीकी एवं कुछ एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, जिसके कारण वे अपनी आवश्यक जरूरतें भी नहीं जुटा पाते हैं। वे कुपोषण एवं अन्य बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। साक्षरता दर कुल जनसंख्या में उस प्रतिशत को व्यक्त करती है जिसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे एवं सरल कथन को समझकर पढ़ तथा लिख सकते हैं। आतंकवाद। देश में आतंकवाद एक गंभीर समस्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय लक्ष्य भारत की प्रगति को रोकने, आर्थिक क्षति पहुंचाने, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने एवं नागरिकों में भय एवं असुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु गोलाबारी, बंदूक, आत्मघाती हमले, सार्वजनिक बम विस्फोट आदि का प्रयोग करना है। देश के भीतर सार्वजनिक स्थल पर बम विस्फोट आंतरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में लगी आतंकवादी बाढ़ देश के भीतर अन्य प्रांतों में भी फैलती जा रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या आतंकवादी घटनाएं हैं। ब्रसेल्स में मानवीय मोदी के अनुसार आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। भारत विगत 40 वर्षों से आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आशय ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तु प्राप्त हो। इसके अंतर्गत दैनिक उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीद कर उसको उचित मूल्यों की दुकानों पर श्रृंखला द्वारा उपभोक्ता को उपलब्ध कराना है। सुधार के उपाय। वस्तुओं के उत्पादन, प्राप्ति और वितरण और संग्रह के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना।
वस्तुओं की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करना। इस तरह से हो जाता है। थर्ड नंबर पर हो जाता है पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं के बफर स्टॉक का निर्माण करना। फोर्थ नंबर पर हो जाता है इस प्रणाली का विस्तार पिछड़े और दूरस्थ इलाके में करना। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है कार्य प्रणाली का उचित प्रकार से निरीक्षण करना। और सिक्स नंबर पर हो जाता है वितरण लागत को कम करने हेतु हर संभव प्रयास करना। अब देख लेते हैं सेवंथ नंबर विविधता में एकता। भारत में कई भाषाओं, धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों के लोग आपसी प्रेम एवं सौहार्द के साथ निवास करते हैं। अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश की भौगोलिक बनावट, जलवायु, खान पान, रहन सहन, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में विविध विशेषताओं का समावेश है। इन विषमताओं के होते हुए भी भारत में सदैव मौलिक एकता विद्यमान रही है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उपाय बताएं। राष्ट्रीय एकता एक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। राष्ट्रीय एकता एकीकरण करने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो देश के सभी निवासियों में पारस्परिक बंधुत्व एवं राष्ट्र के प्रतिनिधियों का भाव उत्पन्न करके राष्ट्र को संगठित और सशक्त बनाती है। हमारा देश भारत एक ऐसा ही महान देश है जहां विविधता के बीच एकता की भावना दृष्टिगोचर होती है। सुझाव, संविधान द्वारा एक नागरिकता तथा राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। सेकंड नंबर पर हो जाता एक राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों के नाम लिखिए। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है? जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताएं। अनुसूचित जाति से आशय, अब इससे आशय क्या है इसको समझ लेते हैं। जो आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण के शिकार रहे अथवा गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनुसूचित जाति कहलाते हैं। भारत में गरीब वह है जिसकी क्रय शक्ति कम है और जिसे भोजन में न्यूनतम निर्धारित ऊर्जा यानी कैलोरी की मात्रा नहीं प्राप्त हो पा रही है। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क आवास, निःशुल्क चिकित्सा, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रबड़ यानी टिप्पणी लिखिए रबड़ उत्पादन और तंबाकू उत्पादन पर। इस पे क्या करनी है? आपको टिप्पणी लिखनी है। देख लेते हैं रबड़ उत्पादन। रबड़ उत्पादन हेतु उच्च तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, एक वर्ष के लिए 8 से 9 महीने वर्षा होने की जरूरत होती है। वातावरण में पर्याप्त कमी तथा चिकनी दोमट मिट्टी भी रबड़ उत्पादन हेतु जरूरी है। अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि रबड़ उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी की जरूरत पड़ती है? तो चिकनी दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। भारत में मुख्य रूप से केरल के पहाड़ी तथा तमिलनाडु के अन्नामलाई के पहाड़ी ढालों पर रबड़ की खेती की जाती है। उसके बाद आपका जो पॉइंट हो जाता है तंबाकू उत्पादन, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा स्थान रखता है। भारत में तंबाकू का प्रयोग बीड़ी, सिगरेट तथा सिगार बनाने तथा विविध रूपों में खाने हेतु किया जाता है। तंबाकू की खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, समतल बालू भूमि व दोमट मिट्टी व पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा, मिट्टी का उल्लेख कीजिए। कपास रेशेदार और औद्योगिक फसल है। बोए गए क्षेत्रों के हिसाब से भारत कपास की खेती में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
भारत में विश्व का 10% कपास उत्पादन होता है। भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 69 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा एवं गहरी काली दोमट मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त है। उत्पादन क्षेत्र, अगर उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये उत्पादन क्षेत्र हो जाते हैं। भारत में चाय और कहवा के उत्पादन, वितरण एवं उपज की आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। चाय भारत की एक महत्वपूर्ण बागवानी तथा मुद्रादायिनी फसल है। भौगोलिक दशाएं, चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसकी पैदावार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। चाय हेतु 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। हल्के ढाल वाली भूमि चाय के बागानों हेतु सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र, असम इस राज्य में देश की लगभग 50% चाय का उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल यह राज्य देश का 1/4 भाग चाय का उत्पादन करता है। दार्जिलिंग की चाय अपनी उत्तम किस्म की सुगंध व स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, यहाँ 13% चाय का उत्पादन होता है। नीलगिरी, पेरियार इत्यादि क्षेत्र चाय उत्पादन करते हैं। केरल, यहाँ 8% चाय का उत्पादन होता है। मालाबार, बालनंद चाय उत्पादन मुख्य जिले हो जाते हैं। कहवा कॉफी, भारत में कहवा की कृषि का प्रारंभ 1830 ईस्वी में। भारत विश्व के मात्र 3% कहवा का उत्पादन करता है। भौगोलिक दशाएं, कहवा के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा सुनिश्चित रूप से होनी चाहिए। 3rd नंबर पर हो जाता है ढालू भूमि होनी चाहिए। 4th नंबर हो जाता है कहवा हेतु लोहा, चूना व जीवाश्म युक्त मिट्टी व लावा मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। कहवा उत्पादन क्षेत्र, कर्नाटक, कहवा के लगभग 4600 उद्योग है। 53% कहवा कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। केरल, यह देश 28% कहवा उत्पादन होता है। तमिलनाडु, नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर, पेरियार कहवा उत्पादन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 4 कारण दीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण, कपास के रूप में उपलब्ध कच्चा माल, सूती निर्माण के लिए उपयुक्त आर्द्र नम जलवायु, रासायनिक पदार्थों की सुलभता, सुलभ रास्ते, परिवहन के साधन ये हो जाते हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के वर्ग, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के 3 वर्गों यानी उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। किन किन वर्गों में बांटा गया है? 1st नंबर पर हो जाता है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, 2nd नंबर पर हो जाता है विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग और 3rd नंबर पर हो जाता है आपका हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। इस तरह से आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।